हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आइए देखते हैं यूपीएससी हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है महात्मा गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन था फ्रीडम मूवमेंट के अंदर। आप सबको पता है कि फ्रीडम मूवमेंट को स्टार्ट कहीं ना कहीं, चलो बहुत टाइम से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन एक रूप, एक जो स्ट्रक्चर दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। इसीलिए हम लोग इनको फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं, इनके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के कारण। तो आज इस वीडियो में ये क्लियर समझेंगे कि आखिर उन्होंने क्या क्या मेहनत की थी, क्या क्या ऐसे स्टेप्स लिए थे जिससे कि इंडिया फ्रीडम की तरफ बढ़ा और इंडिपेंडेंस मिल ही गई थी। सबसे पहले अगर बात करें तो महात्मा गांधी ने फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि मास मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर उन्होंने सिर्फ कुछ लीडर, कुछ पावरफुल लोगों को ही नहीं लिया, पूरे जितने भी देश के नागरिक थे सबको इकट्ठा किया। इसीलिए इसको मास मूवमेंट भी कहा जाता है। महात्मा गांधी की कुछ फिलॉसफीज़ थी जिसके बिना पर ही वो चलते थे, ठीक है, उसके अगेंस्ट वो कभी भी नहीं चाहते थे। इसीलिए बहुत सारे लीडर्स उनसे दूर भी हुए, जैसे सत्याग्रह, जिसका मतलब होता है ट्रुथ फोर्स, यानी कि सच के राह पर चलने वाला। नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, किसी भी वेपन्स वगैरह का, मतलब कि मार, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ों का उपयोग ना करने वाले थे, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी की जो फ्रीडम मूवमेंट के स्टार्ट होती है, मतलब सबसे पहला फ्रीडम मूवमेंट जो कि सक्सेसफुल फ्रीडम मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था वो था आपका चंपारण मूवमेंट, जो कि 1917 में स्टार्ट हुआ था, एंड खेड़ा मूवमेंट जो कि 1918 में हुआ था। तो ये दोनों ही मूवमेंट जो थे, इन्होंने फार्मर्स और पीसेंट को उनका हक दिलाया था। क्या होता था, अंग्रेज लोग जो है ज़बरदस्ती बहुत सारे जो प्लांट्स है वो उगवा लेते थे, फार्मर से प्रोडक्शन करा लेते थे, लेकिन उनसे ज़बरदस्ती टैक्स लेते थे ज़मीन पे, चीज़ों पे, लेकिन उनको पैसे नहीं दिया करते थे। तो पहले उन्होंने ये प्रॉब्लम सुलझाई, और एक इंडिगो प्लांट था उसको ज़बरदस्ती उगाते थे जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब होती थी। तो उस चीज़ के लिए भी इन्होंने चंपारण जो कि बिहार में, वहाँ पे इस चीज़ का विरोध किया था और मूवमेंट चलाया था। 1917 और 18 का जो मूवमेंट था, 1917 में चंपारण मूवमेंट और खेरा मूवमेंट 1918 में फार्मर और पीसेंट के लिए जीत लाई थी महात्मा गांधी के स्टेप ने। सेकेंड जो मूवमेंट चला था वो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि 1920 में चला था। इसमें महात्मा गांधी ने ब्रिटिश के सारे गुड्स, यानी कि जो भी सामान जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़रिए आते थे या बाहर के देश के बनाए हुए होते थे, जो भी टाइटल, जैसे मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी पे था, उनको रखा होता ब्रिटिशर्स ने, वो सब त्यागना। इंस्टीट्यूशन जो सरकारी कॉलेजेस ये वो थे, सब कुछ को त्यागना, मतलब उसमें ना जाके पढ़ना है ना उनकी नौकरी करनी है। पूरे देश भर में ये खबर फैला दी गई थी कि ब्रिटिश के हर एक काम को ना करना शुरू कर दो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ज़रिए 1920 में। फिर आता है सिविल डिसोबीडियंस या फिर सॉल्ट मूवमेंट, जो कि 1930 में हुआ था, 1930 में। इसमें दांडी मार्च तक गए थे गांधी जी लोगों को लेकर, और यहाँ पे उन्होंने ब्रिटिश का बनाया हुआ सॉल्ट लॉ टैक्स तोड़ दिया था, मतलब जो सॉल्ट पे टैक्स लॉ लगा था वो तोड़ दिया था। क्या क्या था, अंग्रेजों ने इंडियंस को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए, ताकि वो अपनी पावर की मांग ना करें, उन्होंने नमक पे भी टैक्स लगा दिया था। सोचिए, बिना नमक के खाना, इमेजिन करिए क्या क्या सिचुएशन झेला गया था उस टाइम के लोगों द्वारा हमारे देश के। तो फिर ये सिविल डिसोबीडियंस या फिर सॉल्ट मार्च भी कह देते हैं, सॉल्ट मूवमेंट, जो कि 1930 में हुआ था। दांडी मार्च पे जाके इन्होंने ये सॉल्ट टैक्स लॉ तोड़ दिया था और सबको फिर सॉल्ट यूज़ करना, इंडियंस ने अपना सॉल्ट स्टार्ट किया। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ये जो था आखिरी मूवमेंट था जिसके थ्रू इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। इसमें गांधी जी ने कहा डू और डाई, या तो लड़ो या फिर मरो। तो इसमें इमीडिएट एंड चाहते थे। गांधी जी ने कह दिया कि अब हमें डू या डाई पे उतरना है, या तो लड़ेंगे या फिर मर जाएंगे। तो ब्रिटिश रूल को यहाँ से ख़त्म होना ही होगा, ब्रिटिशर्स को सारा पावर जो है हमारे हाथ में देना होगा, उनको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। फिर ये क्विट इंडिया मूवमेंट काम आया, रंग लाया। फिर उसके बाद से इंडिया को इंडिपेंडेंस फाइनली मिल गई थी 1947 में। मतलब इसके बाद भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। यहाँ देख सकते हो, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था, लेकिन इंडिया आज़ाद 1947 में हुआ था। मतलब ये जो मूवमेंट था ये अड़ ही गया था। मतलब महात्मा गांधी जो अभी तक बातचीत से बॉयकॉट कर रहे थे चीज़ों को, टैक्स लॉ वगैरह तोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि अब तो चाहिए ही चाहिए, हमें किसी भी कदम पे चाहिए। सो महात्मा गांधी ने पॉलिटिकल फ्रीडम को वापस लाया। इंडिया के जो पावर होती है, सत्ता होती है, वो भारत के जो सत्ता था भारत के हाथ में दिलवाया। सोशल रिफॉर्म किए, जो सोशल एविल्स थे, यानी कि जैसे लड़कियों को राइट्स नहीं दिया जाता था, विधवा औरतों को जला दिया जाता था, वगैरह वगैरह वगैरह, सती प्रथा हो गया, विडो री मैरिज, इन सबको ख़त्म करवाने की कोशिश की। और विडो री मैरिज को सपोर्ट किया, सती प्रथा को ख़त्म किया। इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी आप सब लोग जानते हैं, अछूत, जिसको हम लोग कह के इतना हमने लोगों को परेशान किया था, जो लो कास्ट पीपल्स जैसे कि SC ST OBC, इन्होंने कितना कुछ सहा। तो इन सबको भी
ख़त्म किया गांधी जी ने, उसके सपोर्ट में थे। और कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसके लिए लॉ बनाई, आप सबको पता है। वुमेन्स एम्पावरमेंट, लड़कियों को भी हर तरीके का हक दिया, हर काम में उनको इन्वॉल्व किया, चाहे फैक्ट्री हो चाहे कोई भी काम हो, ऐसे किसी भी स्टेप में। बल्कि महात्मा गांधी के जो मूवमेंट चल रहे थे इसमें भी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा उभर के आई, और लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने भी कदम से कदम मिलाया था। फिर सेल्फ रेलिएंट रूरल इकॉनमी। बात एक चीज़, जब भी महात्मा गांधी का नाम आएगा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो होगी रूरल इकॉनमी या फिर रूरल एरिया। महात्मा गांधी जो है वो कहते थे कि ग्रास रूट लेवल से जब देश का डेवलपमेंट होगा ना तभी देश तरक्की करेगा, क्योंकि इंडिया एक रूरल इकॉनमी है, रूरल एरिया ज़्यादा है इंडिया के अंदर, रूरल यानी कि गांव का क्षेत्र। तो इसीलिए उन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो चेंजेस भी है, अमेंडमेंट भी है, वो भी करवाया था कि गांव में भी अपना वहाँ पे पावर होना चाहिए, ताकि ग्रास रूट लेवल पे जो है अच्छे से अमेंडमेंट मतलब केस को जो है सुलझाया जा सके। तो ये रूरल इकॉनमी को डेवलप करने के बहुत ज़्यादा फेवर में थे। और याद रखिएगा कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहते हैं, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़न होते हैं। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, तो ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशन था कहीं ना कहीं भारत को स्वतंत्र करने का जो फैसला था इन्होंने शुरू किया था। भले पहले लोग थे लेकिन एक प्रॉपर फॉर्मल तरीके से शुरू करके और जीत दिलाई थी। तो आप सब जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। लेकिन अब ये आप लोग यूपीएससी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ समझ गए हैं कि आखिर क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन था। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ एक चीज़ आपको बता दी गई है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।